निशांत और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करके कैसे हम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राई ब्लॉक की। तो जो ट्राई कीवर्ड होता है वो एक ब्लॉक को इस्टेब्लिश करता है जिसके अंदर हमें एक्सेप्शन कोजिंग स्टेटमेंट्स को लिखना होता है। इसका मतलब वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स या वो कोड जिसके अंदर हमें लगता है कि एरर आ सकती है, राइट, एरर अकर हो सकती है, वो कोड हम किसके अंदर लिखते हैं? ट्राई ब्लॉक के अंदर। एंड लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन अकर हो जाती है, कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो CLR क्या काम करेगा? उस एक्सेप्शन क्लास के बेस पे एक जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बना के एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा एंड दैट विल बी हैंडल्ड बाय द कोरेस्पॉन्डिंग। अब बात कर लेते हैं कैच ब्लॉक की। तो जो कैच ब्लॉक होता है वो क्या काम करता है? एक्सेप्शन को कैच करने के लिए यूज किया जाता है जो ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन को थ्रो किया गया था। सो कैच ब्लॉक जस्ट ट्राई ब्लॉक के बाद यूज किया जाता है, राइट। एंड देन अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या काम किया, कोई एक्सेप्शन को रेज किया एंड देन उसके बाद हमने कैच ब्लॉक यूज किया तो कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा, ठीक है। एंड देन अब पर्टिकुलर एक्सेप्शन के केस में आपको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। आपको सिर्फ उस एक्सेप्शन का एरर मैसेज चेंज करके, ठीक है, रिटर्न कर देना है, या आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के केस में आप कुछ और एक्शन परफॉर्म कर पाए, आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो आप चाहते हैं वो भी एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट्स हम कहाँ पे लिखेंगे? कैच ब्लॉक के अंदर। कैच ब्लॉक एक काम और करता है कि जो प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है उसको स्टॉप कर देता है। अब बात कर लेते हैं फाइनली ब्लॉक की, ठीक है। तो जो फाइनली कीवर्ड होता है वो भी एक ब्लॉक को स्टैब्लिश करता है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। एंड देन वो तब एग्जीक्यूट होगा फाइनल ब्लॉक कोई एरर एक्सेप्शन अगर अकर हो रही है तब भी, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होती है तब भी, ठीक है। आप फाइनल ब्लॉक को जस्ट ट्राई के बाद भी यूज कर सकते हैं, आप फाइनल ब्लॉक को कैच के बाद भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिएगा आपने क्या काम किया, सबसे पहले लिखा ट्राई, एक ब्लॉक लिखा ट्राई जिसके अंदर आपने कुछ कोड लिखा जिसमें एक्सेप्शन आ सकती है। फिर अगर वो एक्सेप्शन आई तो फिर आपने कैच ब्लॉक को यूज किया जिसके अंदर आपने क्या काम किया, अगर वो एक्सेप्शन को कैच कर दें तो कुछ कुछ काम कर ले, राइट। एंड देन फिर आपने फाइनली ब्लॉक लिखा, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक क्या काम करेगा? अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आई तो उसके बाद कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड देन उसके बाद फाइनली ब्लॉक, राइट। और अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज नहीं होती है तो फिर कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद सीधा जस्ट फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे क्या काम किया है, इस डायग्राम के थ्रू ना, आई मीन इस इमेज के थ्रू हमने क्या काम किया है, एक सिंपल सा मेथड लिखा है, उसमें एक ट्राई ब्लॉक दिया है जिसके अंदर आप जो एक्सेप्शन कोजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं एंड देन जो मल्टीपल कैच है वो ट्राई ब्लॉक को फॉलो कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल कैच भी यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड देन अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्शन अगर आ रही है, ठीक है, एंड देन उस केस में कुछ कोड आए या ना आए, आपका कोड हमेशा एक पर्टिकुलर कोड रिटर्न हो, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसको फाइनल ब्लॉक में भी लिख सकते थे, पर यहाँ पे मैंने फाइनल ब्लॉक का यूज नहीं किया है। सो जैसे ही हम क्या काम करते हैं, अपने कोड में ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं ना, तो हमें कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। उसको एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है, तो ट्राई ब्लॉक की जो लास्ट स्टेटमेंट होगी उससे जो हमारा कंट्रोल करेगा जंप कर जाएगा एंड देन वो कैच ब्लॉक की किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर ट्राई ब्लॉक की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है इसका मतलब कि हमें कोई रन टाइम एरर नहीं आई है, कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं आई है, और कोई एक्सेप्शन अगर अकर नहीं होगी तो उस केस में कैच ब्लॉक काम नहीं करेगा। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी स्टेटमेंट पे किसी लाइन पे कोई एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट के बाद ट्राई ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट थी वो सब एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और जो कंट्रोल था वो उस स्टेटमेंट से कैच ब्लॉक में की जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी कंट्रोल वहां पे जंप कर जाएगा।
सपोज कीजिएगा आपने क्या काम कर रखे हैं, मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज कर रखे थे कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए, एंड देन एक लास्ट में जो आपने यूज कर रखा था वो जेनिक कैच ब्लॉक यूज कर रखा था जेनिक एक्सेप्शन के केस में। ठीक है, तो अगर क्या हुआ कि आपको टाइप ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन अकर हो गई है, एंड देन जिस टाइप की अगर हुई थी उस टाइप के लिए उसे कैच ब्लॉक नहीं मिला, तो जो आपने लास्ट में कैच ब्लॉक लिख रखा था जेनिक एक्सेप्शन के लिए, तो जो कंट्रोल था वो वहां पे जंप कर जाएगा। मतलब एक केस और होता है, लेट्स से कि आपने क्या काम किया था कि आपने मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज किए थे, एंड देन उस केस में आपने जिस टाइप की एक्सेप्शन आई थी उस टाइप के एक्सेप्शन के लिए भी कैच ब्लॉक था, तो उस केस में जो जेनिक कैच ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ट्राई में जहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर जिस लाइन पे एरर आई है वहाँ से जो कंट्रोल होगा वो उस पर्टिकुलर टाइप का जो एक्सेप्शन के लिए कैच ब्लॉक लिखा हुआ है वहाँ पे जंप कर जाएगा। और अगर आपने सिर्फ ट्राई ब्लॉक यूज किया है, ठीक है, या और कोई भी कैच ब्लॉक यूज नहीं किया, राइट, इन दैट केस क्या होगा, या आपने ट्राई कैच को ही यूज नहीं किया, ठीक है, तो जो प्रोग्राम है आपका अगर कोई भी एक्सेप्शन आ गई तो वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं जेनिक कैच ब्लॉक के थ्रू ना, ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करके कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम किया यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ किया। सेम प्रोग्राम है मेरा कि मैंने यूज़र से एक नंबर 1 लिया फिर नंबर 2 लिया, एंड देन उस केस में अगर कोई एरर आ गई तो मैंने एक जेनरिक कैच ब्लॉक लिख दिया। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर टाइप की एक्सेप्शन के लिए नहीं है। तो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे कैच ब्लॉक पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। ब्रेक पॉइंट लगा के मैं क्या काम करता हूँ, जो ट्राई कैच विद कॉमन मैसेज है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ ट्राई कैच विद कॉमन मैसेज डॉट ट्राई कैच मेथड को कॉल कर देता हूँ। चला दे इस कोड को फिर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहला नंबर दे देता हूँ 100। ठीक है, सेकंड नंबर दे देता हूँ मैं 5। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट आ गया 20। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको कोड को डिबग करके दिखाता हूँ। ठीक है, किस केस में एक्सेप्शन आएगी एंड देन किस केस में एक्सेप्शन नहीं आएगी, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आ गया, ये इसने मुझसे नंबर 1 मांगा। ठीक है, तो मैंने नंबर 1 एंटर कर दिया यहाँ पे 24। ठीक है, फिर सेकंड नंबर मांगा इसने, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया सेकंड नंबर 12। ठीक है, उस केस में 24 को जब मैंने 12 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2, एंड देन उसने रिजल्ट को सक्सेसफुली यहाँ पे प्रिंट कर दिया। प्रिंट कर दिया तो क्या हुआ, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुई। कोई एक्सेप्शन अकर नहीं हुई तो हमारा कैच ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। राइट, आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब दोबारा इसको रन करते हैं। ठीक है, इस बार मैं क्या काम करूंगा, कोई ना कोई गलत वैल्यू दे दूंगा ताकि जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो रेज हो जाए। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू दे दी मैंने 12, सेकंड वैल्यू दे दी मैंने 0। 0 दे दी तो मेरे पास जो एरर आई वो आ गई डिवाइड बाई 0। ठीक है, और मैंने क्या काम किया, यहाँ पे मैंने एक जेनरिक कैच ब्लॉक लिखा है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि किसी भी टाइप की मेरे पास एरर आ रही है। अगर कोई भी एरर मैसेज आएगा, कोई भी एक्सेप्शन रेज होगी, तो इस स्टेटमेंट में क्या हुआ, एक्सेप्शन रेज हुई। ठीक है, तो क्या काम किया, जो कंट्रोल था वो इस एक्सेप्शन से सीधा कैच ब्लॉक की फर्स्ट लाइन पे आ गया। ठीक है, जिस लाइन पे एक्सेप्शन रेज हुई है उसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब वो कैच ब्लॉक पे आ गया। ठीक है, तो जिस टाइप का एक्सेप्शन रेज हुआ था, मैंने हर एक टाइप के लिए अलग से कैच ब्लॉक नहीं लिखा, तो ये जनरिक कैच ब्लॉक था। इसमें मैंने क्या काम किया, कैच ब्लॉक में
जो मेरा एरर मैसेज था, ठीक है, मैंने उसको ये रिटर्न कर दिया, सम एरर अकर्ड, एंड देन दैट्स इट, कंटिन्यू। ठीक है, एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे कि जब लास्ट वीडियो में हम एक्सेप्शन को देख रहे थे तो मेरा प्रोग्राम क्या हो रहा था, एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जा रहा था। पर अगर मैं कैच ब्लॉक को यूज कर रहा हूँ, राइट, तो मेरा प्रोग्राम जो है वो एबनॉर्मली स्टॉप नहीं होगा। जैसे मैंने कोई वैल्यू दे दी 0 एंड दैट्स इट, सम एरर अकर्ड, तो जो मेरा प्रोग्राम था वो एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक है, हमारे पास जो एक्सेप्शन क्लास होती है वो सब क्लास के लिए सुपर क्लास होती है, राइट। एंड देन उस क्लास के अंदर ना हमारे पास कुछ वर्चुअल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स होते हैं जिनको हम चाइल्ड क्लास के अंदर री इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस इमेज में दिखाया है, ये मेन एक्सेप्शन क्लास है। ठीक है, जो बेस क्लास लाइब्रेरी होती है उसमें प्रोवाइड, उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है डॉट नेट में। एंड देन अगर आप देखेंगे इसके अंदर ये 3 तो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, क्योंकि क्लास का नेम जो होता है वही मेथड का नेम है। तो यहाँ पे एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे सिर्फ आप जो एरर का मैसेज पास कर सकते हैं जो आपको थ्रो कराना है। यहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, मैसेज भी पास कर सकते हैं, एंड देन इनर एक्सेप्शन को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्चुअल प्रॉपर्टीज है कि सोर्स क्या है, हेल्प लिंक क्या है, देन स्टैक ट्रेस क्या है। ठीक है, सोर्स क्या है कि किस एप्लीकेशन में एरर आई है। ठीक है, हेल्प लिंक अगर आपको कहीं पे कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन आती है, ठीक है, उसके केस में आपको कोई उसको हेल्प यूआरएल प्रोवाइड कराना है कि लेट्स से कि आप यहाँ पे जाके इस यूआरएल के पे या लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि इस एरर का एक्सेप्शन का क्या सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हेल्प लिंक दिया है। देन स्टैक ट्रेस, स्टैक ट्रेस बताता है कि आप जब आपने एप्लीकेशन रन करना स्टार्ट किया था तो मेथड कॉलिंग होती गई, जैसे कि मेथड ए से मेथड बी कॉल किया, मेथड बी से मेथड सी, एंड मेथड सी से मेथड डी। एंड देन मेथड डी में क्या हुआ, लाइन नंबर 12 या 13 पे कोई पर्टिकुलर एरर आ गई। ठीक है, तो ये उसका पूरा का पूरा स्टैक ट्रेस दिखाता है कि कैसे कैसे मेथड कॉल हुआ, एंड देन किस मेथड में किस लाइन पे क्या एक्सेप्शन अकर हुआ है। ऐसे ही हमारे पास इनर एक्सेप्शन होती है। ठीक है, तो इनर एक्सेप्शन को भी समझने वाले हैं हम आगे कि क्या होता है, राइट। आई थिंक थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको इस क्लास का दे दिया है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सेप्शन क्या होता है कि एक रीजन होता है जिस केस के लिए एक्सेप्शन अकर हुई है। ठीक है, तो वो रीजन क्या था वो हम मैसेज में देते हैं। सोर्स में एप्लीकेशन होता है जहाँ से वो एक्सेप्शन रेज हुआ है। हेल्प लिंक एंड स्टैक ट्रेस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका। ठीक है, अब एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक की इंप्लीमेंटेशन के थ्रू, ये देखते हैं। तो हमने ट्राई कैच तो यहाँ पे भी यूज किया था। ठीक है, एंड देन कैच के थ्रू हम एक्सेप्शन को हैंडल भी कर पाए थे। पर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने जेनरिक कैच ब्लॉक लिखा था। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे जो कैच ब्लॉक है, राइट, वो कैच ब्लॉक क्या है, वो एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन को रेज करेगा। ठीक है, मैंने क्या काम किया, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो सुपर क्लास को ही मैंने ले लिया है। ठीक है, एंड मैं क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पे जो एक्सेप्शन का मैसेज आया है, जो सोर्स आया है, जो हेल्प लिंक है, एंड देन जो स्टैक ट्रेस है, उन सबको मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ। देखिएगा मैं क्या काम करता हूँ, ट्राई कैच विद एग्जैक्ट एरर मैसेज, इसका मैं ऑब्जेक्ट ट्राई कैच विद एग्जैक्ट एरर मैसेज डॉट एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि क्या होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होती है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन रेज होगी। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे कोई भी 2 वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू दे दी 23 एंड देन सेकंड वैल्यू दे दी फिर से मैंने 0। ठीक है, तो इस केस में इसने क्या काम कर दी, फिर से एक्सेप्शन रेज कर दी। तो जब देखिएगा ये एक्सेप्शन क्या है, सुपर क्लास। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, एक एक्सेप्शन टाइप का पैरामीटर इस कैच ब्लॉक में पास कर दिया। ठीक है, एंड देन ध्यान दीजिएगा जो कैच ब्लॉक होता है ना उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। ठीक है,
उसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर भी आप यूज नहीं कर सकते। तो जब आप इस एक्सेप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे डेटा होगा, राइट। यहाँ पे हेल्प लिंक जो कि अभी नल है, एच रिजल्ट भी नल है, इनर एक्सेप्शन अभी कोई नहीं आई है, ठीक है। मैसेज आ गया, तो जो मैसेज है वो क्या है, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई 0। फिर यहाँ पे स्टैक ट्रेस आ गया, स्टैक ट्रेस को देखते हैं एक बार, ठीक है। तो उसने कहा कि जो सी शार्प क्लास था उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग फोल्डर में एक ट्राई कैच विद एग्जैक्ट एरर मैसेज क्लास थी, उसके अंदर एक एग्जाम्पल मेथड था, ठीक है। एंड देन उस एग्जाम्पल मेथड में लाइन नंबर 18 यहाँ पे जब नंबर 1 को नंबर 2 पे डिवाइड कर रहे थे तो उस टाइम पे एरर आई है। तो स्टैक ट्रेस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कई बार लेट से अगर आपने बहुत सारी मेथड कॉलिंग कर रखी है, ठीक है, मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल मेथड्स यूज कर रहे हैं, राइट। एंड देन अगर आपने अपना प्रोग्राम को रन किया और वहाँ पे एरर आ रही है, ठीक है, अगर आपको स्टैक ट्रेस देख के समझना नहीं आता तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस एरर को ढूंढ के सोल्व करना। एंड देन अगर आपको स्टैक ट्रेस समझ में आता है तो आप क्या काम करेंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे वो एरर आ रही है या एक्सेप्शन रेज हो रही है, एंड देन वहाँ पे जाके उसको सोल्व कर लेगा। सो इफ यू नो हाउ टू सी स्टैक ट्रेस दैट विल सेव योर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक्सेप्शन आ गई। अब मैंने ई एक्स जो कि एक पैरामीटर वेरिएबल लिया, यहाँ पे एक्स का जो ई एक्स का जो मैसेज था वो भी मैं प्रिंट कर पाऊंगा, ई एक्स का जो सोर्स था वो भी, हेल्प लिंक भी, एंड देन स्टैक ट्रेस भी, ठीक है। तो मैंने चारों चीज़ें कहाँ पे, कंसोल पे प्रिंट कर दिया। तो मैसेज आ गया अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाई 0, ठीक है। सोर्स आ गया सी शार्प क्लास जो प्रोजेक्ट का नेम था, हेल्प लिंक नल था तो कुछ भी नहीं आया, एंड देन स्टैक ट्रेस जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, एंड देन जो हमारा प्रोग्राम था वो एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ। सो इसके इसी तरीके से हम क्या काम कर सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करके अपनी एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम मल्टीपल कैच ब्लॉक को क्यों यूज करेंगे, उसको यूज करने की जरूरत भी क्या है, एंड देन फाइनल कीवर्ड भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड एक्सेप्शन हैंडलिंग या ट्राई कैच ब्लॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे एक बार कमेंट कर दें, एंड देन मैं आपको वहीं पे आंसर दे दूंगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो।